हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी। उससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ डिस्कवरीज देखी थी और अब हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कैसी दिखती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा ट्यूब होती है ना, ट्यूब को आप फोल्ड कर दो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना। ट्यूब को अगर आप फोल्ड कर दो तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। ट्यूब के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा दो कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब है, एक नेटवर्क बना रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो ये कह रहा है कि ये उसके सिमिलर है, उसके जैसी ही दिखती है, ठीक है। उसका जो कंपोजिशन हमने देखा था ना कि बाइलिपिड लेयर थी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ऐसे ही इसका भी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है। अब ये दो टाइप की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम SER लिख देते हैं स्मूथ को, और रफ को हम RER लिख देते हैं, ठीक है। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब मेम्ब्रेन तो एक ही है लेकिन दो टाइप की है। ये जो दूसरा टाइप आपको दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम की वजह से है। मतलब इसके ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। कहाँ पे अटैच हो गए हैं? ये आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके अटैच हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा दिखता है? रफ। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इन दोनों के फंक्शन अलग अलग है, मतलब जो चीजें ये सिंथेसाइज करती हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी तक आपको सिर्फ क्या समझना है कि डेफिनेशन समझनी है कि वो कैसी दिखती है। दूसरा, दो टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात हमने कर ली है। अब राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है, इसका मतलब कोई फंक्शन होगा उसका, है ना। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। मतलब जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में, वो कहाँ होता है? वो राइबोसोम्स में होता है। हर एक सेल में राइबोसोम पाया जाता है। देखो, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि ये सब क्या स्टोरी चल रही है। अब ये समझो कि हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे सेल से बनी हुई है और हर एक सेल के अंदर अपने कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। वो सारे एक जैसे ही ऑर्गेनल रहते हैं और उनका फंक्शन भी सेम ही रहता है। ऐसा ही एक ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? राइबोसोम के अंदर। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन RER। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो, राइबोसोम सेल में अलग से भी पाए जाते हैं। आप ऐसा समझ लो कि जो राइबोसोम्स है ना, सेल में ऐसे भी पड़े रहते हैं और ये अटैच रहेंगे और अलग रहेंगे, फंक्शन एक ही करेंगे, ठीक है। मतलब इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जब ये सेल में ऐसे अलग से पड़े रहेंगे तभी भी ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड है तो भी ये अपना वही काम करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो चुके हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बदल गया है। क्या काम हो गया उसका? भी प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोटीन सिंथेसिस अगर आपसे कोई पूछे कहाँ होता है तो राइबोसोम में होता है। बट अगर ऑप्शन में राइबोसोम ना देकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है तो हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि रफ उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है? राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से ही बना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि भाई वो क्या काम करती है, उसका भी कुछ फंक्शन है ना, वो भी तो कुछ सिंथेसाइज करती होगी। तो शॉर्ट में इसको मैं RER और SER यूज करूंगी, तो आप इसे समझ लेना इनकी फुल फॉर्म। इसका फंक्शन है फैट या लिपिड को सिंथेसाइज करना, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? लिपिड या फिर फैट। अब आप एक चीज याद करो, हमने बात की थी कि जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद आ रहा है उसको स्ट्रक्चर की, उसमें लिपिड बाइलेयर थी, दोनों तरफ लिपिड की लेयर लगी हुई थी, जो कि कैसी दिख रही थी, कुछ याद आ रहा है? एक बार ऐसा देखो स्ट्रक्चर, कुछ ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था, दोनों तरफ लिपिड की बाइलेयर थी और बीच में क्या था, प्रोटीन था। तो क्या ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं? हाँ, देखो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, RER में हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। और ये लिपिड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ये SER में हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, जो चीजें चाहिए उसको सिंथेसाइज करने के लिए, वो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो चीजें यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही हैं, ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती जाएंगी, ये एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। अब ये चली जाएंगी गोल्गी अपैरेटस के पास में। अब गोल्गी अपैरेटस का काम, उसको चलो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना ही समझो कि दो चीजें यहाँ पे बनी हैं, एक प्रोटीन का सिंथेसिस, दूसरा लिपिड का सिंथेसिस। ये किसने सिंथेसाइज किया है, प्रोटीन किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड किसने सिंथेसिस किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो बात हमने बोली है वो हम लिख भी लेते हैं कि प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म्ड इन ER। देखो यहाँ पे मैं ER लिख रही हूँ ना, तो आप समझ जाना कि हम दोनों ER की बात कर रहे हैं, रफ और स्मूथ दोनों की। प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म्ड इनसाइड ER आर यूज्ड इन मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। अब ये टर्म आपको नया लग रहा होगा, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। बायोसिंथेसिस का मीनिंग ये होता है कोई चीज सिंथेसाइज करना, कोई चीज फॉर्म करना। क्या फॉर्म हो रहा है, मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो मतलब जो प्रोटीन और लिपिड कहाँ पे फॉर्म हुए थे, ER में। अब उनका काम क्या है, उनका काम है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई रप्चर हो जा रहा है, ठीक है, डैमेज हो जा रही है, तो उसको जाके रिपेयर करेंगे और उसका सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड है ना, कभी कभी ये एंजाइम या फिर हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड्स ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। दो चीजें, देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही चीजें हमने पढ़ी हैं। पहला तो सिंथेसिस की क्या बना है, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है और लिपिड का सिंथेसिस हुआ है। अब सिंथेसिस हो गया तो उनका कुछ फंक्शन भी होगा, कुछ काम करेंगे ना वो जाके। तो क्या काम करेंगे, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा, एंजाइम और हार्मोन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इन एनिमल्स, देखो एक एनिमल्स में ना बड़ा ही अच्छा फंक्शन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लिवर होता है ना, लिवर के जो सेल रहते हैं उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। तो वहां पे इसका मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जो भी टॉक्सिन है, कोई भी ड्रग या कोई भी पॉइजन जो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर में, उसको डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब उसको कम करती है, खत्म करती है, ठीक है। जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब ये लिवर में प्रेजेंट होती है, लिवर सेल में, तो क्या मेन फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफाई द पॉइजन एंड ड्रग्स एंड पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करती है, उसका असर कम करती है, उसको खत्म करती है, एक तरीके से बॉडी से रिमूव करने का काम करती है, ठीक है। स्क्रीन पे देखो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दिख रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्यूब को हमने फोल्ड करके और न्यूक्लियस के चारों तरफ लपेट रखा है। एक्चुअली में ये ऐसे ही प्रेजेंट होती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्शन बनाती है न्यूक्लियस के साथ में।
जो डायग्राम मैंने बनाया था वहां पे भी आप देख सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उसमें भी आप देखो क्या दिख रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, ट्यूब का एक नेटवर्क दिख रहा है। कहीं पे वो स्मूथ है, कहीं पे वो रफ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। अब जो इसका नाम है ये गोल्गी अपैरेटस, जो गोल्गी है ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने ही इसको ऑब्जर्व किया था। सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर जो किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, कैमिलो गोल्गी ने। तो ये इसको मार्क कर लो। ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, ये याद भी नहीं रहता है। डिस्कवरीज वाले जहां पे भी आपने डिस्कवरीज लिखी होंगी फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, वहीं पे इसको भी लिख लेना, इसका नाम भी ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब ये क्या होते हैं, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन ऐसा समझ लो कि ट्यूब को ना आपने पिचका दिया है। जब पिचकाने के बाद में ट्यूब क्या बन जाएगी, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसा समझ लो। ये कुछ ऐसे होते हैं दिखने में, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा ना कि ट्यूब को ऐसे पिचका दिया हमने, शीट एक शेप दे दिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, शीट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको कहते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। इनको ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सिस्टर्ने, और इनके बीच का जो गैप है, स्पेस है, ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। और ये कहां प्रेजेंट रहते हैं ये समझो, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये समझ लो ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, ठीक है। और ये क्या थी, स्मूथ एंड रफ, दो टाइप की थी। तो इसको हम थोड़ा स्मूथ बना देते हैं और थोड़ा रफ बना देते हैं। तो ऐसा समझ लो कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक और ये है SER, ये स्मूथ है और ये रफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में क्या है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में क्या है, गोल्गी अपैरेटस। ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर नाम कहीं पे गोल्गी बॉडी दिखाई दे तो यही समझना कि ये गोल्गी अपैरेटस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था, स्मूथ होने की वजह से वो लिपिड का सिंथेसिस कर रहा था। देखो आप ना इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। लिपिड और फैट, इसको आप घी से कनेक्ट करो, घी या तेल कोई भी चीज हो, इन्हीं को तो हम बोलते हैं फैट, ऑयल, ऐसा समझ लो। वो कैसा होता है, चिकना होता है ना, फिसल जाता है। तो इसीलिए आप याद करो, स्मूथ से क्या याद आएगा, तुरंत आपको याद आना चाहिए लिपिड या फिर फैट, क्योंकि वो स्लिपरी रहते हैं, है ना, स्मूथ रहते हैं। तो इसलिए स्मूथ SER जहां पे भी नाम आएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको इसको डायरेक्टली रिलेट करना है लिपिड या फिर फैट से। और जहां पे भी नाम आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको याद रखना है कि रफ किस वजह से बनी है, राइबोसोम अटैच होने की वजह से बनी है। और राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब ये समझ लो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया है, ठीक है, और लिपिड का सिंथेसिस भी हो गया है। तो जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो वेसिकल्स आके फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ में, गोल्गी के साथ में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और गोल्गी अब स्टोर करेगी, मेन फंक्शन है गोल्गी का, एक तो स्टोरेज, दूसरा मॉडिफिकेशन। मतलब अब ये जो प्रोटीन और जो लिपिड आए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा, वो गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ऐसा नहीं ना कि हर वक्त सेल को जरूरत पड़े रिपेयर करने की या कुछ भी नई चीज सिंथेसाइज करने की। अब मान लो सेल को अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना प्रोटीन की जरूरत है ना लिपिड की जरूरत है, तो कोई तो स्टोरेज बॉडी चाहिए ना जहां पे उसको स्टोर करके रख दो कि तब जरूरत पड़े तब वो यूटिलाइज हो सके। तो यही वो स्टोरेज बॉडी है, गोल्गी बॉडी। यहाँ पे फैट, लिपिड या फिर प्रोटीन का स्टोरेज होता है, उनका मॉडिफिकेशन होता है। अब समझ लो यहाँ पे है आपकी ये वाली आपकी है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कहीं से रप्चर हो गई है या डैमेज हो गई है, तो इसको जरूरत है कि प्रोटीन और लिपिड इसके पास में आए। तो वो प्रोटीन और वो लिपिड कहाँ से आएगा? वापस से ये जो गोल्गी बॉडी है ना, इसमें से ऐसे वेसिकल्स निकलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे सिक्रीटरी वेसिकल्स, क्योंकि ये सिक्रीट ही तो कर रही है एक तरीके से। और उस वेसिकल के अंदर क्या होगा? उस वेसिकल के अंदर वो प्रोटीन और वो लिपिड होगा और वो आके किसको दे देगी? वो आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देगी कि भाई जो रिपेयर का जो वर्क था वो कंप्लीट हो जाए। ये फंक्शन समझ में आया? आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ में आई होगी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करती है। अब वो प्रोटीन और लिपिड कहाँ पे आ जाते हैं? गोल्गी बॉडी में आ जाते हैं, स्टोर होते हैं और मॉडिफाई होते हैं। उसके बाद में वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? जहां पे भी रिक्वायर्ड है। अगर हार्मोन की फॉर्म में रिक्वायर्ड है, हार्मोन का फॉर्मेशन होना है, तो ठीक है, वो प्रोटीन है वो जहां पे भी हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है वहां पे भेज दिए जाएंगे। अगर एंजाइम की तरह एक्ट करना है तो ठीक है, उनका मॉडिफिकेशन उस तरीके से हो जाएगा। या फिर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसको जरूरत है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें जब जरूरत होती है तो वो उनके पास भेज दिया जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि वर्क क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। अब जो चीजें हमने बोली हैं उन्हीं चीजों को हम लिख लेते हैं। एक चीज और आप देखो, पहले स्क्रीन पे इसकी फोटो देख लो, फिगर देखो कैसी दिखाई दे रही है। जैसा हमने ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट वैसे ही ये दिखाई भी दे रही है। एक दूसरे के पैरेलली ये अरेंज्ड है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर में शीट लाइक स्ट्रक्चर में ये फॉर्म्ड है। दिखाई दे रहा है ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, और ये फ्लैट हो गई तो इसी को हम शीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, विच आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर। जो बात हमने डिस्कस की थी वही बात हमने लिख दी है कि ये कैसी है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, एक ऐसी ट्यूब जिसको हमने पिचका के फ्लैट कर दिया तो वो शीट जैसी बन गई है। ठीक है, और वो कहाँ कैसे अरेंज किया हुआ है? उनको एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया हुआ है। ये अरेंजमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। हम सिर्फ टर्म्स लिख लेते हैं, सेंटेंस आप खुद फॉर्म कर लेना। इसका पहला फंक्शन क्या था? स्टोरेज। किसका स्टोरेज? प्रोटीन एंड लिपिड का स्टोरेज ऑफ, इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन ER। मतलब ER में जो चीजें बनी थी, जो भी सब्सटेंस, जो भी प्रोडक्ट बना था, उसका स्टोरेज करेगी कौन? गोल्गी बॉडी। ठीक है, दूसरा पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। गिनती के 3 फंक्शन है, पहला स्टोरेज, दूसरा मॉडिफिकेशन, तीसरा पैकेजिंग। ठीक है, और उसके बाद में ये सिक्रेट कर देगी, मतलब आगे पहुंचा देगी। यही इतना ही इसका फंक्शन था, इतनी ही चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया है। जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं। एक पॉइंट और ऐड कर लो, एक ऑर्गेनल और है, वो है लाइसोसोम। और जो इसका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। ठीक है ना, लाइसोसोम्स आर
also formed by गोल्गी। ठीक है, तो ये मेन 3 फंक्शन थे इसके, ये 3 फंक्शन थे। उसके साथ साथ एक फंक्शन और याद कर लो कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है हमारा। अब नेक्स्ट हम लाइसोसोम को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं, स्पेरिकल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं और दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स filled with digestive enzymes। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड रहते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड रहते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि देखो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, इसका मतलब है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको डाइजेस्ट कर देंगे। या फिर मान लो कि सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, डेब्रिस बन गया है, डैमेज हो गया, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम, खत्म करने का काम कौन करेगा। ऐसा समझ लो ये डस्टबिन जैसा है कि घर में डस्टबिन होती है ना, कि कोई भी जैसे आपने कोई भी कागज वागज फाड़ा और आप कहाँ डालोगे, ऐसा तो नहीं पूरे घर में फैलाओगे। एक प्लेस है जहां पे आप डंप करोगे उसको जाके, तो बस ये डस्टबिन ही समझो कि जो भी वेस्ट मटेरियल होती है सेल की, वो कहाँ जाके डंप कर देता है, वो लाइसोसोम में डंप कर देता है और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो याद रखनी है, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि जब सेल इन्फेक्टेड हो जाता है ना, तो अपने खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, मतलब खुद के सेल को ही खा जाता है, एक तरीके से मार देता है। और ये सेल के बेनिफिट के लिए है, मतलब हमारे बेनिफिट के लिए है कि सिर्फ वही सेल डिस्ट्रॉय हो, बाकी के सेल्स में इन्फेक्शन ना फैले। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। खुद को किल करना सुसाइड कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, अपने ही सेल को मार रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सुसाइडल बैग। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से सेल ऑर्गेनल को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे ही लाइसोसोम के बारे में पूछा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये है लाइसोसोम। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, digestive enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum। अब जिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हमने बात की है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही सेल को या कोई भी फॉरेन सेल को या कोई भी वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम बना कहां से है, किसने बना के दिया है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना के दिया है। देखो ऐसे ही जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, कुछ फंक्शंस हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो आपको अब ये सारी चीजें ऐड हो जानी चाहिए कि पहले हमने बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होने की वजह से लिपिड या फिर फैट का सिंथेसिस कर रही थी। दूसरा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही थी जो डिटॉक्सिफाइंग का काम भी कर रही थी। कहां पे? लिवर सेल्स में। किसके लिवर सेल्स में? एनिमल्स के लिवर सेल्स में। ठीक है, 2 फंक्शन याद हो गए। अब हम आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही थी रफ होने की वजह से, यानी कि उस पे राइबोसोम्स थे, अटैच थे, तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा काम इसका क्या है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिंथेसिस कर रही है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, याद हो गया होगा। अगर आपको लगे कि ये ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 2 फंक्शंस पहले हमने पढ़े थे, 2 फंक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, तो किसी एक पेज पे एक साथ सारे फंक्शंस लिख लेना। ठीक है,
यहाँ पे ये लाइसोसोम्स खत्म होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, 2 लाइन का टॉपिक था। ठीक है, अगर आप इसकी इमेज देखना चाहते हो तो मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ। स्क्रीन पे देखिए कि कुछ भी नहीं है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डस्टबिन ऑफ द सेल कह सकते हैं हम इसको। ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।